स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने किसको, जीओसी के थर्ड पार्ट को। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जीओसी का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख लिया है तो लेक्चर 1 में मैंने क्या बताया था कि बेसिक जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ओरिजिन थी वो कहाँ से आई। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया था वो कैसे बना और कैसे जो हमारी क्या थी, जितनी भी थ्योरीज आई थी उन थ्योरीज को कंबाइन करके हम लोगों ने एक जनरलाइजेशन निकाला। और वो जनरलाइजेशन क्या था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हो उनके डेरिवेटिव जितने भी हों वही हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर का निचोड़ ये था। जो दूसरा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो इतनी बढ़िया चेन फॉर्मेशन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन एटम केवल अकेला एक ऐसा एटम है, 118 में से अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो इतनी बढ़िया चेन फॉर्मेशन करता है। उसका बेसिक रीजन क्या था, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हम लोगों ने उस चीजों को समझा और उसके बाद में ये देखा कि कार्बन कितने तरीके की चेन फॉर्मेशन करेगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ओपन चेन फॉर्मेशन होता था, ओपन चेन बनाता था, साथ में वो ब्रांच चेन बनाता था, यानी कि एक कार्बन की चेन हो और उसमें क्या हो, कार्बन सेंटर से अलग अलग कार्बन चेन जुड़ी हुई हो या फिर कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। और तीसरे नंबर में हम लोगों ने देखा कि जो कार्बन सेंटर थे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना रहे थे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का रीजन वही था, एक ही, जो कि ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री का, कि अपनी एनर्जी को कम करना चाहते थे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। देखो IUPAC एक बड़ा टॉपिक है, जो बात है वो है। ठीक है, मैं इतने दिनों से, 1 साल लगभग मुझे हो रहा है यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, और मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि यूट्यूब से आपका बेड़ा नहीं पार होगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि यूट्यूब से आपका बेड़ा पार हो जाएगा तो ये आप गलत सोचते हो। आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ठीक है, बस यूट्यूब का काम क्या है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरीके से आप टॉपिक्स पर क्या करिए, अप्रोच करिए। तो ये जीओसी लेक्चर 3 है ना, ये मैं केवल बना रहा हूँ क्विक रिवीजन ऑफ IUPAC। ठीक है, कि IUPAC नाम लिखने की टेक्निक्स जो थी उनका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे बस हम लोग। और एक में मैं आपको रूल्स बता दे रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 में, और लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको मैक्सिमम कितने 20 या 22 या 10-15 जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हर एक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड करवा दूंगा, जिससे आपको एक बार क्या हो जाए, रिमाइंड हो जाए कि IUPAC कैसे लिखते थे। बाकी आप तो 10th में सीख ही चुके हो। तो चलो भाई शुरू करते हैं जीओसी के लेक्चर नंबर 3 को। और IUPAC लिखने के जो रूल हैं उनमें सबसे पहला रूल जो आता है वो होता है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, मैंने पहले से लिख रही है जिससे आपका टाइम बचे। फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास में क्या हो, देखो यहाँ पर जगह है, बस इतने में समझा दूंगा कि 1 2 3 4 और 5 ऐसे लगा और एक ऐसे लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 इधर भी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इधर भी आ रहे हैं। तो आप चाहे ऐसी चेन ले सकते हो और चाहे आप किस तरीके की चेन ले लो, ये वाली चेन यहां से ला करके ऐसे ले लो, साइड चेन आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम IUPAC में करना होता है कि आपको सबसे बड़ी कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये बात तो लगभग सभी को पता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में क्या आते हैं, उसके बाद में दूसरा रूल आता है कि नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन। ठीक है, तो इस रूल को समझने में 2 मिनट लगेंगे, इस वीडियो में भी लगेंगे 2-3 मिनट, तो बहुत अच्छे से समझिए कि नंबरिंग अगर हमें करनी है कार्बन चेन की तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हो, 4 कार्बन हो, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन है, 5 मान लो, ये 5 कार्बन है। ठीक है, इसको सबको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ये 5 कार्बन लिखे हुए हैं आपके सामने, बस इतने में समझो। ठीक है, अभी मैं इसकी वैलेंसी की बात भूल जाओ, जहां पर वैलेंसी कम है वहां पे हाइड्रोजन है। ठीक, क्लियर पूरी तरीके से। अब अगर मैं कहूं कि इसकी नंबरिंग आपको करनी है तो चाहे आप किधर से कर दो, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दो, चाहे आप 1 2 3 4 5 एंड ऐसे कर दो, दोनों तरीके से आपका IUPAC नाम जो है वो सेम आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि यहां पर लगा हुआ है एक और CH3। ठीक है, तो पिछले वाला लेक्चर अगर आपने देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइड चेन है। ठीक है, तो जिस तरफ से आपकी साइड चेन पहले पड़ेगी, सुनो बातों को ध्यान से, जिस तरफ से आपकी साइड चेन पहले पड़ेगी उधर से आपको नंबरिंग करनी है। तो देखो इधर से आएगी 1 2 3 एंड 4 पे, इधर से आएगी 1 2 पे, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 एंड 5। अब इधर वाली नंबरिंग गलत है और ये वाली नंबरिंग सही है। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलो अगली बात बढ़ते हैं, कि मान लो यहां पर भी एक CH3 लगा होता है। ठीक है, तो इधर से भी सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, इधर से भी सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग आप चाहे इधर से कर दो और चाहे आप किधर से कर दो, इधर से कर दो, दोनों तरफ से आपका नेम जो IUPAC है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई 2 बातें हो गई। तो दूसरी बात क्या समझे, दूसरी बात समझे कि इफ द सेम साइड चेन इज प्रेजेंट एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, तो हम किधर भी से किधर किसी भी साइड से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कार्बन चेन की कर सकते हैं। ठीक, चलो भाई अब मान लो यहां CH3 ना लगा होता और क्या लगा होता, C2H
5 लगा होता। क्या लगा होता? C2H5 लगा होता। तब क्या करते? दूसरे नंबर पे है इथाइल और इधर से दूसरे नंबर पे है मिथाइल ग्रुप। तो अब जरा इनके नाम पढ़ो। मिथाइल को लिखेंगे किससे? M से, और इथाइल को किससे लिखेंगे? E से। तो अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आया? इथाइल का नाम पहले आया। ठीक है, अल्फाबेट से अगर देखो तो E पहले आता है, M बाद में आता है। तो जिधर से अल्फाबेटिकली नेम वाला ग्रुप पहले पड़ेगा, आप नंबरिंग किधर से करोगे? उधर से करोगे। यानी कि देखो, अगर ये C2H5 नहीं प्रेजेंट था तो नंबरिंग उधर से हो रही थी, और अगर सेकंड नंबर पे C2H5 आ गया तो नंबरिंग किधर से हो गई? इस साइड से हो गई। क्लियर पूरी तरीके से? ये बात तो हुई किसकी? साइड चेन की। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं और तब करते हैं। मान लो यहां पे लगा होता Cl, ठीक है, कहां लगा है Cl? बीच में लगा है। तो चाहे आप नंबरिंग इधर से करो 1 2 3, चाहे आप इधर से करो 1 2 3, देखो दोनों तरफ से Cl 3 नंबर पे पड़ रहा है ना, तो नंबरिंग किधर से भी पॉसिबल है, किसी भी साइड से कर दो, आपका यूपीएससी नाम बिल्कुल सही आएगा। लेकिन अगर यही Cl कहां लगा होता? यहां लगा होता, तो आप नंबरिंग फिर किधर से करते? 1 2 3 4 एंड 5 इधर से करते। ठीक है, क्विक रिवीजन है, सारी चीजों को बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूं, एक ही एग्जांपल में समझा रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो Cl किस नंबर पे पड़ा? 2 नंबर पे, तो इधर से नंबरिंग आपको करना सही है। अगर Cl यहां होता, समझो बात को, तो नंबरिंग किसी भी साइड से कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि 1 2 पे इधर से पड़ेगा और 1 2 पे उधर से पड़ेगा। तो चाहे आप नंबरिंग ऐसे करो और चाहे आप नंबरिंग ऐसे करो, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है। लेकिन अगर मैं इस Cl को हटाऊं और क्या लगा दूं? ब्रोमीन लगा दूं, तो अब देखो जो साइड चेन है वो अलग हो गई, डिफरेंट हो गई। मतलब कहने का ये है कि केवल दिमाग में इतना बनाओ कि अगर साइड चेन डिफरेंट है और वो बराबर दूरी पर है दोनों तरफ से, तो नाम बोलो उनका। ठीक है, मुंह से अपने नाम बोलो उनका। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो, इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा ना। तो नंबरिंग अब आपको क्लियर हो गया किधर से होगी? जिधर से ब्रोमो लगा है नंबरिंग उधर से होगी। क्लियर? यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 सही नंबरिंग होगी इस कार्बन चेन की। ठीक, तो ये बातें किसकी हो गई भाई? ये बातें हो गई साइड चेन की। उसके बाद में अगली बात आती है किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। जो Fg लिखा है इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप। तो अगर Fg लगा है कोई भी, ठीक है, तो ये है क्या? ऑर्डर। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब है कि अगर COOH लगा है तो आप इसी को क्या मानोगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानोगे और इसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे। जहां से ये पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग होगी। अगर इसके साथ में SO3H प्रेजेंट है, इसके साथ में अगर SO3H प्रेजेंट है, तो तब भी COOH आपका क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और जहां ये लगा होगा आप उधर से ही नंबरिंग करोगे। तो ये ऑर्डर आपको सामने लिखा हुआ है, और इनके सफिक्सेस क्या यूज होते हैं वो भी मैंने पहले से क्या कर दिए हैं? लिख दिए हैं। तो चलो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं बातों को। मान लेते हैं फिर से लगा है 1 2 3 4, और यहाँ पे लगा है क्या? OH, और यहाँ पे एक कार्बन चेन में लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया? COOH, ये लगा दिया मैंने। तो अब देखो नंबरिंग किधर से होनी चाहिए? देखो COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है और OH की प्रायोरिटी कम है, तो नंबरिंग किधर से होगी? 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबरिंग होगी। क्लियर? कौन सी नंबरिंग होगी? यही नंबरिंग आएगी इसकी। क्लियर? तो जहां से भी, कहने का मतलब केवल इतना है कि फंक्शनल ग्रुप का ये ऑर्डर आपको लर्न कर लेना है। जो ऊपर है वो प्रिंसिपल माना जाएगा और जो नीचे है वो वाला सेकेंडरी माना जाएगा। बस इतनी सी बात। चलो भाई, तो ये दूसरा रूल कंप्लीट हुआ कि नंबरिंग कार्बन चेन की हमें किसके बिहाफ पे करनी होती है? या तो फंक्शनल ग्रुप लगा हो और या फिर क्या लगी हो? साइड चेन लगी हो। चलो भाई, तीसरे नंबर पे रूल क्या है कि फाइंड द रूट वर्ड। अब ये कौन सी नई कहानी आ गई? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड भाई आप लोगों ने हाई स्कूल से पढ़े हैं कि अगर 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, ऐसे ही हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन तक जाता है। ठीक है, तो 10 कार्बन अगर आपके होंगे तो डेकेन यूज होगा, 9 होंगे तो नोनेन यूज होगा, 8 होंगे तो ऑक्टेन यूज होगा, 7 होंगे तो हेप्टेन यूज होगा। मतलब जो रूट वर्ड है वो किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन पे। अगर 1 कार्बन है तो मेथ यूज करोगे, 2 कार्बन है तो एथ यूज करोगे। और लास्ट जो रूल आता है वो क्या है कि यूज अ डैश बिटवीन अ नंबर एंड अ वर्ड। अब आप सबको पता है कि अगर हमें लिखना हो इसका नाम, ये जो अभी लिखा था, ये लिखा था, और यहाँ पे क्या लगाया था? Cl। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया था? Cl। तो अगर इसका नाम लिखना होता तो नंबरिंग करते 1 2 3 4 एंड 5, तो लिखते 3 क्लोरो। क्या लिखते? 3 क्लोरो। तो 3 और क्लोरो, 3 एक नंबर है और क्लोरो एक वर्ड है, तो इनके बीच में क्या यूज करोगे? आयुपैक के अनुसार आप डैश यूज करोगे। और अगर 2 नंबर हो, केवल 2 नंबर हो, नंबर एंड वर्ड एंड यूज अ कॉमा बिटवीन 2 नंबर। अगर 2 नंबर हो तो उनके बीच में क्या यूज करोगे? एक कॉमा का यूज करोगे। मान लो यहाँ पर एक Cl लगा है और यहीं पर एक और Cl लगा होता,
तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग करते कि इसको करते या यहाँ पर सीएल ना लगा होता, कहाँ लगा होता, यहाँ पर सीएल लगा होता। तो अगर यहाँ सीएल होता तो नंबरिंग तो यही रहती 1 2 3 4 एंड 5। तो कहते 2,3 2 पर और 3 पर, फिर लगाते डैश, फिर लगाते डाई क्योंकि 2 हैं, 2 के लिए डाई यूज होगा, और उसके साथ लगाते क्लोरो, और उसके साथ में कितने कार्बन 1 2 3 4 5, और 5 का रूट वर्ड क्या आएगा पेंटेन, 5 का रूट वर्ड क्या आएगा पेंटेन। तो इस तरीके से आप क्या लिखते, नाम इसका लिखते। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको डैश कहाँ पे यूज करना है, एक नंबर और एक वर्ड, अगर नंबर और वर्ड है तो उसके बीच में डैश यूज करना है, और अगर दो नंबर है तो उनके बीच में क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए IUPAC नाम लिखने के लिए। अब बचा क्या, अब देखो फंक्शनल ग्रुप सामने मैंने लिख दिया, और फंक्शनल ग्रुप के क्या लिख दिया, सफिक्स लिख दिया। तो ये एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ में कि अगर COOH हो तो उसका ओइक एसिड यूज होगा, जिसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता। अगर SO3H ग्रुप है, ये जो डैश लगा है ये दिखाता है कि ये किसी से जुड़ा हुआ है, और अगर किसी से जुड़ा हुआ है तभी तो ये ग्रुप है। तो अगर COOH है तो ओइक एसिड, SO3H का होता है सल्फोनिक एसिड। अगर आपके पास में देखो ये लिंकेज पाई जाए, इस लिंकेज को बहुत ध्यान से देख लो, C डबल बॉन्डो एंड सिंगल बॉन्डो, तो ये क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, ये एस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एस्टर्स हैं तो कहीं पर आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे भाई, एल्किल O8, यानी कि मेथिल मेथेनोएट या एथाइल एथेनोएट। अब इसके नाम कैसे लिखे जाते हैं आपको 04 में पता चलेगा। अगर आपके पास देखो ये वाला ऑक्सीजन किससे हटाया गया भाई, हेलोजन से। बहुत ध्यान से समझ लिया करो चीजों को। C डबल बॉन्डो लगा था, हमारे पास में पहले ऑक्सीजन थी, अब क्या आ गया, X आ गया। X का मतलब एक ही होता ना हेलोजन, FCl Br या फिर I, तो क्या हो जाएगा देखो, ऑयल के साथ में हैलाइड यूज करोगे। अब हमने X को किससे हटा दिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हटाया, NH2 से हटाया, तो क्या यूज होगा, एमाइड यूज होगा। अगर Cn लगा है, ठीक है, तो इसका सफिक्स क्या यूज होगा, नाइट्राइल यूज होगा। बेसिकली इसका साइनो नाम जो है CYNO, साइनो, ये इसका प्रीफिक्स बहुत वेल नोन है जो कि यूज होता है। अब इस ग्रुप को तो भाई पहचानते होंगे कि अगर X को मैं हटा दूं किससे, H से, तो ये एल्डिहाइड है। ये क्या है, एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड है तो क्या यूज होता है, अल यूज होता है। ये आपने 10th में भी पढ़ा है। अच्छा, अगर इस हाइड्रोजन को भी हटा दूं और सीधे किससे जोड़ दूं, कार्बन चेन से, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये क्या हो जाते हैं, अगर इसको क्या कर दूं, इधर भी कार्बन से और इधर भी कार्बन से, तो ये क्या हो जाएंगे, कीटोन्स हो जाएंगे। और अगर कीटोन्स हैं तो क्या यूज होगा, ओन यूज होगा। और OH तो आपका यार वेल नोन है, एल्कोहल है OH वाले, और एल्कोहल का क्या यूज करते हो, ऑल यूज करते हो। मेथेनॉल एथेनॉल जैसे नामों में क्या यूज करते हो, ऑल यूज करते हो। इसका क्लियर पूरी तरीके से। ठीक है, तो इतने आपको क्या यूज करने हैं, सफिक्सेस यूज करने आने चाहिए। अब बात आती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं, कुछ साइड चेन ऐसी हैं जिनके प्रीफिक्स तो होते हैं लेकिन सफिक्स नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके सफिक्स होते हैं प्रीफिक्स नहीं होते हैं। तो पहली बात तो याद कर लो भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इनका कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, ये केवल सफिक्स में यूज होंगे। तो सिंगल बॉन्ड का आपको याद है एन होता है, डबल बॉन्ड का इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का आइन होता है। ठीक है, और प्रायोरिटी ऑर्डर क्या याद करो, डबल बड़ा है ट्रिपल से, बड़ा है सिंगल से। यानी कि अगर कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया है तो नंबरिंग किसके बिहाफ पे करोगे, डबल बॉन्ड के बिहाफ पे करोगे, ना कि ट्रिपल बॉन्ड के बिहाफ पे। और अगर एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है केवल, तो किधर से भी कर दो, सब सही है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या रहेगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल कहाँ यूज होंगी, प्रीफिक्स में, जिनमें सबसे पहले आते हैं F, Cl, Br और I। ठीक है, F का नाम क्या होता है, फ्लोरो, Cl का क्या होता है, क्लोरो, Br का होता है ब्रोमो, और I का होता है आइडो। ठीक है, लिख दूं क्या, चलो लिख दो। F का होता है फ्लोरो, Cl का होता है क्लोरो, इसका होता है ब्रोमो, यहां तक दिख गया ब्रोमो तक, चलो। और I कहाँ लिख दूं, I लिख दूं IUPAC को मिटाकर। ठीक है, तो अगर I कहीं लगा है तो इसका होगा आइडो। ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो केवल कहाँ यूज होते हैं, जो केवल यूज होते हैं किसमें, प्रीफिक्स में, जिनका कोई सफिक्स पाया नहीं जाता। और सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स ही पाया जाता है, प्रीफिक्स पाया नहीं जाता। क्लियर, तो ये बेसिक क्विक रिवीजन था केवल IUPAC का। अब अगर IUPAC को मैं पूरी तरीके से पढ़ाऊं तो पता लगा मैं 5 लेक्चर आपको IUPAC के पढ़ा रहा हूं, तब तो हो गई GOC, है ना, तब तो हो गई GOC। क्योंकि अभी तो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसमें चेन वाली पढ़ेंगे, फिर स्टीरियो पढ़ेंगे, हमें 4 लेक्चर उसके चाहिए, फिर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, फिर रिजोनेंस पढ़ेंगे, उसमें हमें 8 लेक्चर चाहिए। उसके बाद में पढ़ेंगे कितने तरीके की रिएक्शन पाई जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, SN1 SN2 E1 एंड E2।
तो तब तो हमारे कितने लेक्चर बैठे जाके भाई, 25 लेक्चर बैठे जीओसी के। पढ़ोगे क्या? ठीक है, पढ़ो तो भाई कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, पढ़ा दूंगा। ठीक है, और अगर क्विक रिवीजन चाहते हो तो आईयूपीएससी और आइसोमर को 2-2 लेक्चर में निपटा लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद की जीओसी को जो आपके रिएक्शन बनाने के लिए जरूरत पड़ती है उस पर पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको सलाह यही दूंगा कि किसी भी किताब को उठाओ और आईयूपीएससी के रूल्स को रिवाइज करो। ठीक है, आईयूपीएससी के रूल्स को रिवाइज करो, और किसी भी क्वेश्चन को बनाने का केवल एक तरीका है कि कम से कम 100-150 क्वेश्चन उसके बना लो। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी पढ़ लोगे, थ्योरी समझ में आ जाएगी, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो अगर आप 100-150 क्वेश्चन आईयूपैक के खुद बना लेते हो बैठ के, तो आपको किसी भी रूल में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा जीओसी नंबर 4 जो आएगा, वो आपके आईयूपीएससी के जो नॉमेनक्लेचर है उसके क्वेश्चन ही कराऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। क्लियर? तो इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। रूल्स कंप्लीट हो गए हमारे, और अगले वीडियो में हम लोग 20-22 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो आईयूपीएससी नाम लिखने वाले होंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पर नए हैं या मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको जो रेगुलर नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।